दंतेवाड़ा नक्सल अटैक के बाद जारी सियासत के बीच अब बीजेपी ने राज्य सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी का दावा है कि पार्टी के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में कटौती की जा रही है, जबकि कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। रिपोर्ट देखें। दंतेवाड़ा नक्सल अटैक के बाद शहीदों के परिजनों की आंखों में आंसू और सवाल हैं। आखिर कब उन कायर नक्सलियों को सजा मिलेगी जिन्होंने उनके घरों के चिराग बुझा दिए। आम लोगों के जहन में भी सवाल है कि आखिर कब नक्सलवाद का खात्मा होगा। जाहिर है सबकी निगाहें उन नेताओं की तरफ हैं जो दशकों से इस दंश से सूबे को मुक्ति दिलाने के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि चुनावी साल में सियासी दलों के पास कई और मुद्दे भी हैं। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने राज्य सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि पार्टी के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लगातार कम किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जिस तरीके से भेदभाव कार्रवाई कर रही है और जो हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, चाहे जिला पंचायत या फिर हमारे जो अलग अलग कैटेगरी के जो नेता हैं, मतलब उसमें जो सुरक्षा दी गई है, उनके सुरक्षा को कम किया जा रहा है। उनको जिस तरीके से अभी गांव में जाते हैं तो उनके लिए आरोपी वगैरह नहीं लगाया जाता है, तो उसके लिए लगातार मांग की जाती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कोई भी जनप्रतिनिधि हो तो उनके लिए आरोपी और वो खुलेआम वहाँ पर घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। कांग्रेस ने एक व्यवस्था किया है, भारतीय जनता पार्टी थी तो हमारी सरकार ने सुरक्षा को पहले महत्वपूर्ण दिया था, पार्टी को नहीं या व्यक्ति को नहीं। उधर केदार कश्यप के आरोप का जवाब खुद सीएम भूपेश बघेल ने दिया। कहा कि बीजेपी को छत्तीसगढ़ पुलिस पर भरोसा नहीं है। सीएम ने यह भी कहा कि रोड ओपनिंग पार्टी सीआरपीएफ का मुद्दा है और सीआरपीएफ केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है। सीएम ने साफ कर दिया है कि भेदभाव जैसी कोई बात नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। और दूसरी बात है, सुरक्षा जो रोड ओपनिंग पार्टी है वो तो सीआरपीएफ देती है, तो उसी के अंडर में है। और इनको तो छत्तीसगढ़ पुलिस पर विश्वास नहीं, क्योंकि उनके जो हेड आए हैं उनको जो यहाँ स्थानीय पुलिस दिया गया था उसको हटा लिया है। अब सीआरपीएफ उसकी सुरक्षा करेगी। सवाल यह है कि नक्सलवाद के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष साथ मिलकर काम कैसे करेंगे, जब विपक्षी नेताओं को लगता है कि उनकी सुरक्षा में जानबूझकर कटौती की जा रही है। बहरहाल दंतेवाड़ा नक्सल अटैक के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर थमता नजर नहीं आ रहा। ममता लांजेवार के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। जिया खान सुसाइड केस में 10 साल बाद शुक्रवार को फैसला आ गया। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी सूरज पंचोली को बरी कर दिया। इस फैसले के आने के बाद सूरज पंचोली और उनका परिवार काफी खुश है, लेकिन जिया खान की मां ने कहा है कि सवाल अभी भी है कि मेरी बेटी की मौत कैसे हुई। जिया खान सुसाइड केस में 10 साल बाद फैसला आ गया है। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। जिया खान की खुदकुशी मामले में साल 2019 में मुकदमा शुरू हुआ था और 20 अप्रैल 2023 को सुनवाई पूरी हुई। तकरीबन 10 साल बाद मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। सूरज ने इस मामले में पहली बार अपना बयान जारी किया और इंस्टा स्टोरी में लिखा, सत्य हमेशा जीतता है। We welcome the judgment of the Honorable Court. We have got justice. The truth has come on record. See, in this case, since day one, there was nothing. There was no evidence against my client. He was falsely implicated in this case only because of a fake media trial. People were more than inquisitive to give statements to media, but nobody wanted to come and prove the case before the court. After prosecution witnesses, 22 witnesses were examined in this case. Not a single witness has been able to prove. जिया खान की मां ने सूरज पंचोली को बरी होने पर कहा कि वो अपनी दिवंगत बेटी के लिए न्याय के लिए लड़ती रहेंगी। उन्होंने कहा कि वो अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। मैंने शुरू से कहा है दिस इज अ केस ऑफ मर्डर एंड नाउ द अबेटमेंट टू सुसाइड इज गॉन बट द मर्डर स्टिल इज हैंगिंग। जिया की मां राबिया खान ने सीबीआई की जांच पर भी सवाल उठाए।
फैसला आने के बाद राबिया खान के वकील ने ये बात मीडिया के सामने भी रखी। आज स्पेशल कोर्ट सीबीआई ने जो वर्डिक्ट पास किया है, माय क्लाइंट हैज वन सिंपल लाइन, देयर इज अ डिलीवरी ऑफ जजमेंट बट द जस्टिस इज स्टिल अवेटेड, वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल जस्टिस एंड अकॉर्डिंग टू हर दिस वर्डिक्ट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एविडेंस which was supposed to be collected by CBI. CBI ने उनका काम ठीक से किया होता तो ये वर्डिक्ट शायद दूसरा होता। जून 2013 में जिया खान को उनकी मां राबिया खान ने अपने घर पर मृत पाया था। जिया खान ने कथित तौर पर सूरज पंचोली के साथ अपने संबंधों का वर्णन करते हुए 6 पन्नों का एक पत्र भी लिखा था। जिया की मौत के बाद उनकी मां की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था और सूरज को गिरफ्तार किया गया था। सूरज की जमानत के बाद जिया की मां ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था और जांच को सीबीआई को सौंपने की मांग की। मामला सीबीआई तक पहुंचा और दिसंबर 2015 में सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर सूरज पंचोली पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया। आखिरकार करीब 10 साल चली सुनवाई के बाद सबूतों के अभाव में सूरज पंचोली को अदालत ने बरी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का प्रसारण 30 अप्रैल को किया जाएगा। इसका रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। अप्रैल को रेडियो पर प्रसारित होने वाले मन की बात के 100वें एपिसोड को यादगार बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए देश भर में बीजेपी तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने पूरी रूपरेखा तैयार की है। सूबे में मन की बात सुनने के लिए बड़े पैमाने पर जगह जगह इंतजाम किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ इस कार्यक्रम को सुन पाएं। जानकारी के मुताबिक पार्टी की तरफ से सभी जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इसे सफल बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। सभी सांसदों से कहा गया है कि वो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में एक चुनी गई जगह पर लोगों के साथ 30 अप्रैल को इस प्रसारण को सुने। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। मुझे आपके ऐसे सुझावों का बेसब्री से इंतजार। जानकारी के मुताबिक रेडियो पर मन की बात के प्रसारण को एक साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों की ओर से सुनने का रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी ने अपने सभी सांसदों और विधायकों को मन की बात के प्रसारण को सुनने के लिए विशेष इंतजाम करने का निर्देश भी दिया है। इसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने, उस इलाके के बुद्धिजीवियों और गणमान्य लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और पार्टी संगठन के साथ समन्वय के साथ कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। अपने पूरे जीवन की कमाई पर्यावरण और जीव सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। मन की बात के 100वें प्रसारण के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में उन लोगों को भी आमंत्रित किया जा रहा है जिनका नाम प्रधानमंत्री मोदी ने किसी न किसी मन की बात कार्यक्रम में लिया था। मन की बात का पहला प्रसारण 2014 में 3 अक्टूबर को हुआ था। IIM रोहतक की ओर से किए गए एक सर्वे के मुताबिक पीएम की ओर से मन की बात में उठाए गए सबसे लोकप्रिय विषयों में भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि, आम नागरिकों के किस्से, सशक्त बलों की वीरता, युवा संबंधित मुद्दे और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। मन की बात को लेकर जो स्टडी सामने आई है उसके मुताबिक सर्वे में भाग लेने वाले 96% लोग पीएम मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम के बारे में जानते हैं, जबकि 100 करोड़ लोगों ने कम से कम एक बार मन की बात सुनी है। वहीं 23 करोड़ लोग हमेशा इस मन की बात को सुनते हैं। रेडियो में 17.6% लोग मन की बात को सुनते हैं। वहीं मोबाइल पर इसे सुनने वालों की संख्या 37.6% है। इसके अलावा टीवी पर करीब 44.7% लोग इसे देखते हैं। इस स्टडी में ये बात भी सामने आई है कि पीएम मोदी को लोग पावरफुल नेता मानते हैं। वो उन्हें फैसले लेने वाला ऐसा नेता मानते हैं जो दर्शकों के साथ भावनात्मक रिश्ता कायम कर लेता है। वो जिस तरह से इस कार्यक्रम में लोगों से सीधा संवाद स्थापित करते हैं, उससे लोगों को गाइडेंस मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इन्हें केंद्र सरकार के एरोमा मिशन से मदद भी मिली। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।